Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to study about biodiversity and the impact of humans on biodiversity. What is biodiversity? अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की कुदरत से, सुभान अल्लाह, इतनी बेतहाशा मखलूक अल्लाह ने बनाई है। बहुत तरह के प्लांट्स, बहुत तरह के एनिमल्स, फिशेस, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, फंजाई वगैरह बेतहाशा बनाए। ठीक है जी। So biodiversity is the diversity or variety of living things. बायोडाइवर्सिटी में क्या शामिल है? बेसिकली फ्लोरा, डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स, एंड फौना, डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स, एंड दिस डिपेंड्स ऑन क्लाइमेट, एल्टीट्यूड। क्लाइमेट यानी मौसम वहां का कैसा है, एल्टीट्यूड यानी समुद्र से ऊंचाई कितनी है, सॉइल यानी जमीन कैसी है, जरखेज है या नहीं, एंड द प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज। इस वक्त ऑलमोस्ट 10 मिलियन काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स अर्थ पे रह रहे हैं, और ये जो बायोडाइवर्सिटी है ये एक दो दिन में नहीं आई, ये 4 बिलियन ईयर्स ऑफ एवोल्यूशन से आई है। और शुरू में बहुत अरसे तक सिर्फ बैक्टीरिया और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे, और 600 मिलियन ईयर्स अगो फर्दर बाकी किंगडम्स के यानी कि फंजाई, प्रोटिस्टा, एनिमेलिया, प्लांटी ऑर्गेनिजम्स भी इवॉल्व होने शुरू हुए। अर्थ इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट रीजन्स अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट। बहुत सारे रीजन्स हैं, लेकिन आप भी इस लेवल पे 3 रीजन समझें: ट्रॉपिकल, टेम्परेट और पोलर रीजन। ये जो रीजन्स है ये बेसिकली इक्वेटर से डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर इक्वेटर इस जगह पे अराउंड अबाउट, ठीक है जी, तो इक्वेटर के दोनों तरफ जो हिस्सा है जहां बारिश ज्यादा होती है वो कहलाता है ट्रॉपिकल रीजन। इक्वेटर से दूर चले जाएं तो दोनों तरफ जो रीजन है ग्रीन से जो यहाँ शो किया गया है वो कहलाता है टेम्परेट रीजन। येलो से जो उन्होंने शो किया एक्चुअली वो एरिया था जहाँ बारिश बहुत थोड़ी होती है, उसको एरिड रीजन कहते हैं, चाहे वो ट्रॉपिकल रीजन में हो चाहे टेम्परेट रीजन। और ये जो ब्लू से एरिया शो किया गया है ये है पोलर रीजन, जो नॉर्थ पोल या साउथ पोल के करीब है वो है पोलर रीजन। अब अगर इसके लिहाज से हम देखें तो ये एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में तकरीबन रोज बारिश होती है, पूरा साल एक जैसा मौसम रहता है, प्लांट्स और एनिमल्स की ग्रोथ के बहुत चांसेस होते हैं। टेम्परेट रीजन में प्लांट्स अच्छे ग्रो करते हैं, लेकिन और साथ फर्न्स वगैरह भी ग्रो करते हैं, और यहाँ पे सीजन्स होते हैं। ट्रॉपिकल रीजन में ऐसे सीजन नहीं होते, पूरा साल एक ही जैसा सीजन रहता है। टेम्परेट रीजन में 4 सीजन्स होते हैं: समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग। ठीक है, और उसके लिहाज से वाटर अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग ग्रोथ ज्यादा हो सकती है या कम। पोलर रीजन वो है जहाँ पे बर्फ ही पड़ती है, ज्यादा साल बर्फ रहती है। साइबेरिया, टुंड्रा, ये रीजन्स जो हैं, यहाँ पे जब बर्फ पड़ी होती है तो जाहिर सी बात है कि प्लांट्स बहुत कम अवेलेबल हैं। थोड़ा अरसा बर्फ नहीं होती तो प्लांट्स ग्रो करते हैं, और ये रेनडियर्स की आग वगैरह उनको खाते हैं। बाकी मोस्टली यहाँ पे क्या होते हैं? कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स, ये 3 ही नजर आ रहे हैं। ठीक है, बाकी सारे ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये कार्निवोर्स हैं। इनमें से ये फिशेस को पकड़ के खाते हैं, और आउल, फॉक्सेस वगैरह रैबिट्स को और इस तरह के दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। ठीक है जी। अच्छा, एक चीज आपने देखी कि ट्रॉपिकल रीजन में ज्यादा एनिमल्स जो है वो वाइट हैं, वो कैमोफ्लाज में हेल्प करता है इनको। जितना वाइट होंगे उतने कम नजर आएंगे अपने सराउंडिंग में। अच्छा, इंपॉर्टेंस क्या है बायोडाइवर्सिटी की? दैट दे आर सोर्सेज ऑफ फूड। बहुत तरह की फूड यहाँ से हासिल होती है। बहुत बायोडाइवर्सिटी जितनी ज्यादा होगी उतनी तरह की फूड अवेलेबिलिटी होगी। ड्रग्स बहुत सारे हैं जो प्लांट्स और एनिमल से हासिल किए जा सकते हैं, या बैक्टीरिया, फंजाई से। इंडस्ट्रियल मटेरियल, बिल्डिंग मटेरियल, फाइबर्स, डाइज यानी जिनसे रंगते हैं चीजों को, रेसिन्स, गम्स, एडहेसिव्स, रबर्स, ऑयल्स, ये सारी चीजें बिल्डिंग मटेरियल और इंडस्ट्रियल मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल होती हैं। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन मेकिंग एंड मेंटेनिंग इकोसिस्टम। लिविंग थिंग्स होंगे तो इकोसिस्टम होगा, वरना तो इकोसिस्टम ही नहीं होगा। इकोसिस्टम में बायोटिक फैक्टर्स होते हैं और एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं। लिविंग थिंग्स के बगैर इकोसिस्टम नहीं होता। मून पे इकोसिस्टम नहीं है, मार्स पे इकोसिस्टम नहीं है। दे आर जस्ट रॉकी एरियाज। सो दे रेगुलेट द केमिस्ट्री ऑफ एटमॉस्फेयर एंड वाटर सप्लाई। यानी कि जहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स होंगे वहां पे वाटर साइकिल प्रॉपरली चलेगा, क्योंकि अगर आपको याद हो वाटर साइकिल का एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा ट्रांसपायरेशन है। जब प्लांट्स के ऊपर से इवेपोरेशन ऑफ वाटर थ्रू स्टोमेटा होती है, जहां जितने ज्यादा प्लांट्स होंगे वहां वाटर साइकिल उतना अच्छा चलेगा, जहां जितने कम प्लांट्स होंगे वहां पे उतना वाटर साइकिल खराब होगा, नहीं सही चल सकेगा। एंड दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स।
नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, सल्फर साइकिल, बहुत सारे साइकिल जो हैं वो एनिमल्स और प्लांट्स की मौजूदगी पे डिपेंड करते हैं। थ्रेट्स क्या है बायोडाइवर्सिटी को? पहले ये समझ लें कि एक्सटिंक्ट और एंडेंजर्ड क्या होता है। A species that no longer lives in an ecosystem is called extinct. जैसे पाकिस्तान के इकोसिस्टम में पहले टाइगर्स भी होते थे, राइनोस भी होते थे और लायंस भी होते थे। अब ये तीनों एनिमल्स पाकिस्तान के इकोसिस्टम में एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। ठीक है जी। इंडेंजर्ड का ये मतलब होता है स्पीशीज कॉल्ड इंडेंजर्ड व्हेन इट इज एट रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन नियर फ्यूचर। जैसे ये ब्लैक बियर पाकिस्तान में इंडेंजर्ड है, पेंगोलिन पाकिस्तान में इंडेंजर्ड है, ये थोड़े से रह गए और अगर ये नहीं बचे तो फिर ये भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। अच्छा, एक होती है लोकल एक्सटिंक्शन, जैसे मैंने कहा ये टाइगर, राइनो और लायन पाकिस्तान में एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं लेकिन दुनिया में अभी मौजूद है। तो जब पूरी दुनिया से कोई स्पीशीज खत्म हो जाए तो उसको कहते हैं ग्लोबल एक्सटिंक्शन। और हम बहुत सारे एनिमल्स को नहीं पहचानते या प्लांट्स को, एवरी डे अप टू 150 स्पीशीज एक्सटिंक्ट ग्लोबली। अभी हमने पीछे डिस्कस किया कि 10 मिलियन काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं एक अंदाजे के लिहाज से, उसमें से 150 स्पीशीज ग्लोबली एक्सटिंक्ट हो रही हैं हर रोज। साल में सोचें कितनी, 10 साल में कितनी कितनी तेजी से हम इसको खत्म करें। ग्लोबल इकोसिस्टम जो है वो कोलैप्स कर जाएगा, खत्म हो जाएगा, बुरी तरह डैमेज हो जाएगा अगर बायोडाइवर्सिटी इसी रफ्तार से खत्म होती रही। बायोडाइवर्सिटी का होना, हम एक हिस्सा हैं इस प्लेनेट का, वी आर जस्ट अ पार्ट ऑफ द होल। ह्यूमन एक हिस्सा है बायोडाइवर्सिटी में, बाकी सारे एनिमल्स और प्लांट्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। शायद हमारा इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, इंसान सबसे आखिर में आए हैं इस दुनिया में, उससे पहले ये दुनिया चलती रही है, तो हम इसको बहुत ज्यादा डैमेज कर रहे हैं। इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमंस ऑन बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है और बहुत तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। इसकी मेन रीजन ओवर पॉपुलेशन है, क्योंकि मोर देन 7 बिलियन पीपल हो गए ऑन अर्थ और उनकी हवस और रिक्वायरमेंट्स बहुत ज्यादा हैं जो फुलफिल नहीं कर सक रही दुनिया, और वो तेजी से एक्सटिंक्शन की तरफ जा रही है। मोर देन 180 बर्ड्स पर मिनट हो रही है। मेन इश्यूज क्या? हैबिटेट लॉस। हैबिटेट लॉस यानी एनिमल्स प्लांट्स जहाँ रहते हैं वो जगह हम कब्जा करते चले जा रहे हैं। हमने अपने शहर बनाने हैं, हमने अपने खेत लगाने हैं, हमने अपनी सड़कें बनानी है, तो जाहिर सी बात है प्लांट्स और एनिमल्स किधर जाएं? वो तो मर ही जाएंगे ना। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन और हैबिटेट लॉस इज 36% रीजन ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हैबिटेट लॉस का ही एक हिस्सा है डिफॉरेस्टेशन। जब हमने फॉरेस्ट खत्म कर दिया तो हैबिटेट भी खत्म कर दिया। ओवर हंटिंग, इंसानों ने बहुत से एनिमल्स को ओवर हंटिंग की वजह से खत्म कर दिया। 23% ऑफ द स्पीशीज ऑफ द वर्ल्ड आर एक्सटिंक्ट बिकॉज ऑफ हंटिंग। इंट्रोडक्शन और रिमूवल ऑफ स्पीशीज, इसको कहते हैं स्पीशी इंट्रोडक्शन, इसको भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। उसके साथ ही पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज। अब ये फैक्टर्स बढ़ते चले जा रहे हैं, जितनी पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा बायोडाइवर्सिटी बुरी तरह खत्म होती चली जाएगी। अच्छा, इंट्रोडक्शन और रिमूवल ऑफ स्पीशी की एग्जांपल यहाँ से समझें। आपकी बुक में यही एग्जांपल दी हुई है, मैंने डायग्राम से समझाने की कोशिश की है कि ये जो डिफरेंट तरह के मोलस्का हैं, बायोवेल्व्स, ये पानी में रहते हैं और इनको खाते हैं स्टारफिश। से देखिए स्टारफिश ऐसे इसको पकड़ लेती है, फिर खोल के इसके शेल को इसको खा जाती है। ठीक है, अगर किसी स्ट्रीम में, किसी दरिया में, किसी जगह पे, समुंदर के किसी हिस्से में बहुत सारे बायोवेल्व्स रहते हैं और स्टारफिश नहीं है, तो जाहिर सी बात है इनका नंबर बढ़ता चला जाए। अगर वहां स्टारफिशेस आ जाएं और उनको खाना शुरू कर दें तो इनका नंबर बढ़ने लगेगा। जितनी ज्यादा स्टारफिश हो जाएंगी इनका नंबर उतना ही कम हो जाएगा। सो इंट्रोडक्शन से या रिमूवल से, अगर हम किसी तरह उस एरिया में से जहां हम लेट सपोज कि हमने ऑयस्टर्स ग्रो किए पर्ल इंडस्ट्री के लिए और वहां पे स्टारफिश आ गए और वहां हमारे ऑयस्टर्स को खाने लगे, हमने जोर लगा के वहां से सारी स्टारफिश निकाल के खत्म कर दी, तो जाहिर सी बात है कि अब इनका नंबर बढ़ना शुरू हो जाएगा। सो इंट्रोडक्शन और रिमूवल, कहीं भी एक नई स्पीशी को इंट्रोड्यूस करना या उसको खत्म कर देना, उसकी वजह से वहां पे बाकी ऑर्गेनिजम्स के नंबर के ऊपर बहुत फर्क पड़ता है। इंट्रोडक्शन और रिमूवल ऑफ स्पीशीज को आप इस तरह के प्लांट्स जो कि बेसिकली प्लांट्स पाकिस्तान के नहीं थे और जगहों से आए और पाकिस्तान में बढ़ना शुरू हो गए, जैसे ये सफेद है यूक्लिप्टस का दरख्त। यूक्लिप्टस बेसिकली ऑस्ट्रेलिया का दरख्त है, इसको पाकिस्तान में लगाया गया सरकारी सतह पे और
ये वैसे अच्छा प्लांट है, बुरा प्लांट नहीं है, पोल्यूशन को बड़ा अच्छा कंट्रोल करता है, लेकिन ऐसी फर्टाइल लैंड जहाँ पे वाटर की कमी है, वहां पे अगर ये लगाया जाए तो जमीन को ज्यादा खुश्क कर देता है, बहुत बड़ा हो जाता है, बाकी प्लांट्स को नहीं ग्रो करने देता। इसलिए अगर इसको लगाना हो तो ऐसी जगहों पे लगाना चाहिए जो फर्टाइल लैंड ना हो, या वाटर लॉक्ड, वो एरिया जहाँ पानी बहुत ज्यादा है, नहरों के किनारे, दरियाओं के किनारे, कि वो पानी को एब्जॉर्ब करके, क्योंकि हवा में ज्यादा कर देता है, ट्रांसपायरेशन रेट इसका ज्यादा होता है, इसलिए वाटर साइकिल के लिए अच्छा है, पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए अच्छा है। लेकिन फर्टाइल लैंड ऐसी जहां पे वाटर की कमी हो, वहां पे इसको नहीं लगाना चाहिए, वहां पे ये नुकसान दे। ठीक है जी। इसी तरह ये एक प्लांट है जो कि आपकी बुक में तो नहीं डिस्क्राइब, लेकिन वैसे आपने अपने इर्द गिर्द देखा होगा। एक जमाने में ये जो बुके वाले बुके बनाने वाले जो फ्लावर शॉप्स वाले थे, इस प्लांट को बहुत ज्यादा यूज करते थे बुकेज के अंदर। पार्थेनियम नाम है इसका। हालांकि फिर बाद में पता चला कि ये तो बहुत ज्यादा एलर्जी कॉज करता है, बहुत तरह की डिजीजेस कॉज करता है, और ये हमारे इर्द गिर्द, आप कभी वॉक के लिए निकले अपने इर्द गिर्द देखें, जंगली बूटियों के तौर पे ये इतना अलग है, पार्थेनियम नाम है इसका, और ये बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, इतना बढ़ जाता है जो लोकल प्लांट्स को नहीं बढ़ने देता। ये एक ऐसी स्पीशी है जो जहाँ इंट्रोड्यूस हो गई जिस जगह पे, वहां के नेचुरल प्लांट्स की ग्रोथ को रोक देगी, इंटरफेयर करेगी। यूक्लिप्टस अगर फर्टाइल ड्राई लैंड पे ग्रो करेगा तो वहां पे उन प्लांट्स की ग्रोथ को रोक देगा। सो इंट्रोडक्शन और रिमूवल ऑफ स्पीशीज इन एनी एरिया इज वेरी मच, कैन बी वेरी मच डेंजरस और हार्मफुल फॉर दैट एरिया। अच्छा, डिफॉरेस्टेशन जो है वो क्यों की जाती है? फॉरेस्ट कितने प्यारे लगते हैं, लेकिन काट दिए जाते हैं। कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इज फॉर द कन्वर्जन ऑफ अ फॉरेस्ट टू नॉन फॉरेस्ट लैंड, इसको कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। ये क्यों किया जाता है? ज्यादातर लकड़ी के लिए, वुड। पाकिस्तान के बेहतरीन जंगलात को काट दिया गया या काटा जा रहा है रोज, क्योंकि वो जो लकड़ी है, ये आपको पता हो शायद कि जो चीड़ के दरख्त जो पहाड़ी इलाकों पे होते हैं, ये बहुत स्लो ग्रो करते हैं, 100 साल 200 साल में इतने बड़े ट्रीज होते हैं। और जो वो टिम्बर माफिया है, वो एक दिन में पता नहीं कितने दरख्त काट देता है और फिर अपना जुर्म छुपाने के लिए बाकी जंगल को आग लगा देता है। सो टू गेटिंग वुड फॉर एग्रीकल्चर, अगर कहीं पे खेत लगाने हैं तो जाहिर सी बात है वहां के सारे फॉरेस्ट को काट के खेत लगाए जाए। आज से 100 साल पहले पाकिस्तान के बहुत सारे हिस्सों पे बहुत सारे जंगल थे, लेकिन खेत बढ़ाने के लिए, शहर बढ़ाने के लिए, फैक्ट्रीज लगाने के लिए, कॉलोनीज बनाने के लिए उन जंगलों को काटा गया, और इतने अब वो थोड़े रह गए, 4% से भी कम रह गए पाकिस्तान में फॉरेस्ट। अच्छा, जो वुड है वो यूज की जाती है एज फ्यूल, या टिम्बर फ्यूल कहते हैं, लकड़ी को आग लगा के जलाना, हीटिंग या कुकिंग के लिए। टिम्बर कहते हैं जब इस तरह के बड़े मजबूत दरख्तों को काट के उसको इमारती लकड़ी के तौर पे कंस्ट्रक्शन में, दरवाजे खिड़कियां बनाने में या फर्नीचर बनाने में इस्तेमाल किया जाए। पेपर मेकिंग, बहुत ज्यादा वुड जो है वो यूज की जाती है पेपर मेकिंग के लिए थ्रू आउट द वर्ल्ड। जितने आप सफ़े ज़ाया करेंगे, जितनी आप बुक्स ज़ाया करेंगे, मतलब होना ये चाहिए कि बुक्स रीयूज हों, होना ये चाहिए कि कम से कम काम, मतलब रिटर्न काम टीचर्स कम कराएं, वगैरह, कि कागज कम से कम ज़ाया करें, अखबारों के बजाय ऑनलाइन पढ़ लें न्यूज़पेपर, मतलब जिस तरह भी हो पेपर मेकिंग को कम किया जाए। इट इज़ अ वेरी ह्यूज लॉस ऑफ फॉरेस्ट। अच्छा, 7 बिलियन जो लोग हैं उसमें से 3 बिलियन पीपल रिलाई ऑन वुड फॉर हीटिंग एंड कुकिंग। देखिए, अल्लाह का शुक्र है हमें तो गैस अवेलेबल है, इलेक्ट्रिसिटी भी है, सारा कुछ, सारी फैसिलिटी। लेकिन जिन लोगों के पास नहीं है, वो कैसे खाना पकाएं, वो कैसे अपने आप को हीट करें? तो आइडियली तो ये होता था कि पहले जब लोग थोड़े थे, कि जहाँ दरख्त होते थे उनकी कोई शाखें टूटती वगैरह रहती थी, उनको लोग इकट्ठा कर लेते थे, फिर वो सूख जाती थी, फिर उनको जलाते थे। या हमारे गांव वगैरह में एक बड़ा अच्छा कल्चर था, उपले जो एनिमल्स पाले जाते थे उनके फीसेस को मिक्स करके डिफरेंट चीज़ों के साथ, और उसको सुखा लिया जाता था और उपलों को यूज़ किया जाता था हीटिंग और कुकिंग के लिए। ये सारे ऐसे तरीके हैं शाखों को इकट्ठा करना, उपलों को यूज़ करना, जिससे कि ट्रीज डैमेज नहीं होते थे। लेकिन जब 3 बिलियन लोग वुड को कट करेंगे, ट्रीज को कट करेंगे हीटिंग और कुकिंग के लिए, तो सोचें ना कि कितनी तेजी से ट्रीज खत्म हो जाएंगे। अच्छा, जब दरख्त कटते हैं तो सिर्फ ये नहीं होता कि दरख्त ही कट जाते हैं, वो दरख्त कितने एनिमल्स के घर थे, कितने परिंदों के घोंसले थे उनपे,
कितने एनिमल्स वहां रहते थे, कितने प्लांट्स वहां रहते थे। जब हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं हम सारा हैबिटेट खत्म कर देते हैं, और अमूमन ये किया जाता है कि ट्रीज को कट करके फिर उनको आग दी जाती है बाकी जगह को। तो वो और फिर अपने मर्जी के पौधे वहां लगा दिए, अपनी फसलें लगा दी, अपने शहर बना लिए, अपनी फैक्ट्रियां लगा ली, अपनी सड़कें बना ली। अगर आपने इस्लामाबाद की सड़कों की डेवलपमेंट को देखा हो, कितने ग्रीन बेल्ट्स को सड़कों में बदल दिया गया। मोटरवे बनी तो कितने दरख्त काटे गए, सी पैक बन रही है तो कितने दरख्त काटे जा रहे हैं। देन अदर इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन इज इरोजन ऑफ सॉइल। इरोजन क्या है? जब ट्रीज फॉरेस्ट किसी जगह पे होते हैं तो वो मिट्टी को होल्ड करके रखते हैं। जब ट्रीज हट जाते हैं, फॉरेस्ट हट जाता है, चाहे हमने खेत बनाया कुछ भी किया, तो वो जो है ना, बारिश जब होती है या हवाएं चलती हैं तो वो हवा के साथ मिट्टी उड़ जाती है या पानी के साथ मिट्टी कीचड़ बन के एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। होते होते ये होता है कि बहुत बड़े बड़े एरियाज मिट्टी के अपनी जगह से हट जाते हैं। हट के किधर जाते हैं? अच्छा, अब ये खेत सारा जाया हो रहा है, ये पहाड़ सारा खराब हो गया। अब ये मिट्टी कहाँ जाती है? ये चली जाती है दरियाओं में, नहरों में, और वहां जाके बैठ जाती है, सिल्टिंग हो जाती है। अब देखिए, ये नहर में लेट सपोज अगर इसको और गहरा बनाया गया, लेकिन उसमें इतनी ढेर सारी मिट्टी बैठ गई, इस दरिया में इतनी ढेर सारी मिट्टी बैठ गई, अभी तो इसमें पानी कम है, लेकिन जब बारिश हो, पीछे से ग्लेशियर्स मेल्ट करें, पानी जब ज्यादा आएगा तो पानी की जगह पे क्या भर गया? मिट्टी। तो क्या होगा कि जब पानी ज्यादा आएगा तो वो किनारों से बाहर निकल जाएगा। दैट इज कॉल्ड फ्लडिंग। तो ये फ्लडिंग का जो एक बहुत प्रॉब्लम है वो सिल्टिंग ऑफ रिवर्स एंड कैनाल्स की वजह से। फिर एक और चीज, डैम्स। डैम्स क्या होते हैं? आर्टिफिशियल लेक। कि यहाँ पानी बह रहा था, एक दीवार बना दी और यहाँ डैम बन गया। अब ये जो आर्टिफिशियल लेक है, इससे चाहे बिजली बनाए या इस पानी को बाद में जरूरत के वक्त इस्तेमाल किया जाए, लेकिन पीछे से पहाड़ों से जो पानी आ रहा है, अगर वो पहाड़ों से पानी इस तरह बहुत सारी मिट्टी लेके आ रहा है, तो क्या होगा कि वो डैम जो है ना, वो इस तरह मिट्टी से भर जाएंगे। अब ये डैम जो है ना, इसमें पानी नहीं है। जब एक डैम नया बनता है, उसको खाली जगह होती है, उसके आगे दीवार बनाई जाती है और उसमें पानी इकट्ठा होता है। लेकिन पानी अगर मुसलसल कीचड़ वाला आ रहा है तो क्या होगा? 3 सालों में, 4 सालों में, 10 सालों में वो कीचड़ बढ़ते बढ़ते पूरे डैम को भर देगी। अब ये डैम जाया हो गया क्योंकि ये पूरा चोक हो गया है। और पाकिस्तान में जैसे तरबेला डैम है, तरबेला डैम, ये तरबेला डैम का सैटेलाइट इमेज है, बहुत बड़ी लेक है, लेकिन वो पानी किधर से आ रहा है? पहाड़ों से। अब उन पहाड़ों पे क्योंकि दरख्तों को काट दिया गया या काटते चले जा रहे हैं, तो जो दरियाओं का पानी आ रहा है तरबेला डैम की तरफ, वो मट्टी कीचड़ वाला आ रहा है। एक अंदाजा है कि तरबेला डैम कुछ अरसे में पूरा मट्टी से भर जाएगा। और पाकिस्तान के खेतों को पानी तरबेला डैम से मिलता है जरूरत के वक्त, और बिजली बनती है, तो ना खेतों को पानी मिलेगा ना बिजली बनेगी, तो सोचे ना कि फर्दर क्राइसिस कितना ज्यादा होगा। Another effect of deforestation is drought. ये बात हमने पहले भी डिस्कस की कि प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वाटर साइकिल। जहां ट्रीज होंगे, प्लांट्स होंगे, तो वो ट्रांसपायरेशन करेंगे, वाटर एवेपोरेट होगा, स्टोमेटा के थ्रू एयर में जाएगा, क्लाउड्स बनेंगे और बारिश होगी। अगर ट्रीज कट कर दिए तो फिर क्या होगा? बारिश ही नहीं होगी, फिर हम फसलें लगाएंगे, हमारी फसलें सूख जाएंगी। जो एक जगह पहले फॉरेस्ट थी, वो पहले ऐसी फिर ऐसी बनेगी, फिर ऐसी हो जाएगी, डेजर्ट बन जाएगी। जहां कोई बारिश नहीं होती वो एरिया डेजर्ट बन जाता है, डिजर्टिफिकेशन बढ़ रहा है। वन ऑफ द इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन इज डिजर्टिफिकेशन, ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ डिजर्टिफिकेशन। अनदर इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमंस इज ओवर हंटिंग। मैं पाकिस्तान की 2 प्रॉब्लम्स को यहाँ डिस्कस करूंगी। एक तो ब्लैक बियर्स, जिनको हंट किया जाता है। आपने शायद अपने गलियों में भी देखा होगा, बंदर नचाने वाले या रीछ नचाने वाले, या अगर आपको शायद पता हो कि पाकिस्तान के गांव वगैरह में रीछ और कुत्तों की फाइट कराई जाती है, और अमूमन उस फाइट के बाद रीछ या कुत्ते मर जाते हैं। और उनको कैसे, बड़े रीछों को तो काबू नहीं कर सकते, ब्लैक बियर्स को, तो क्या करते हैं कि छोटे जो ये पोचर्स, पोचिंग कहते हैं, हंटिंग है लीगल किलिंग ऑफ एनिमल्स, पोचिंग होता है इलीगल किलिंग ऑफ, हंटिंग ऑफ एनिमल। पाकिस्तान में ब्लैक बियर्स को हंट करना कानूनन जुर्म है, लेकिन पोचर्स क्या करते हैं कि वो ढूंढते रहते जंगल में, जहां उन्हें बियर्स के कब्स यानी बच्चे नजर आए तो वो उसको लेने की कोशिश करते हैं। और कभी भी जो मदर बियर है वो अपने बच्चों को लेने नहीं देती, तो व्हाट दे डू, दे फर्स्ट किल द मदर, माँ को मार देते हैं और फिर उन बच्चों को ले लेते हैं। और अगर उनको उन्होंने गलियों में ये रीछ नचाने वालों ने यूज करना है तो वो उनके दांत तोड़ देते हैं, सारे दांत।
ताकि वो, और उनके नाखून उखाड़ देते हैं प्लास से कि वो अटैक ना कर सकें, और फिर उनको चेन से बांध के रखते हैं और मार मार के उन्हें ट्रेन करते हैं हाउ टू डांस। या फिर जब वो बड़े हो जाते हैं तो उनको यूज किया जाता है, मैंने आपको बताया, फाइटिंग्स में। रीछ और कुत्तों की लड़ाइयाँ होती, ये भी इलीगल है पाकिस्तान में लेकिन हो रहा है। बाज़ वक़ात कुछ पोचर्स इनको सेल भी करते हैं टू द फॉरेनर्स, लेकिन पाकिस्तान में ये अच्छी भली एनिमल क्रूअल्टी ज़्यादा है। अच्छा, ये जो एनिमल है ये हुबारा बस्टर्ड है, और हुबारा बस्टर्ड जो है इसको किल किया जाता है। हालांकि ये माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, साइबेरिया से उड़ के पाकिस्तान में आते हैं और पाकिस्तान के थर और चोलिस्तान डेजर्ट में विंटरिंग करते हैं, यहीं पे अपने नेस्ट बनाते हैं और अंडे देते हैं और अपनी नेक्स्ट जनरेशन लेके फिर वापस जाते हैं साइबेरिया में। पाकिस्तान में कानूनन इनको मारना जुर्म है, लेकिन बहुत से पाकिस्तानी भी मारते हैं, और अरब्स पर्टिकुलरली कतर के वगैरह वगैरह लोग जो हैं वो आके वो लाइसेंस लेते हैं। लाइसेंस अगर 1,000 का लेते हैं, मारते 5-6 हज़ार है, क्योंकि दे थिंक कि इसका गोश्त खाने से जो है ना इनकी यूथ, दे स्टे यंग फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम और वट एवर, कुछ मिथ्स हैं इससे मुतालिक, और इसकी वजह से इनको मारा जाता है और इनके गोश्त को बहुत ज़्यादा खाया जाता है। सो वेरी हार्मफुल एक्ट फॉर killing animals just for their own sake.